तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ करता विकास की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के पुस्तक हिंदी के गद्यखंड के पाठ 4 सांवले सपनों की याद पाठ को देखेंगे। इस पाठ में क्या है और इस पाठ में जो लेखक है वो हमें क्या बताना चाहता है। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो इस पाठ का मतलब उद्देश्य क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पाठ 4 सांवले सपनों की याद। तो इस पाठ को देखने से पहले, इस पाठ में क्या है उसको देखने से पहले हम जान लेते हैं कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक का नाम है श्री जाबिर हुसैन। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके लेखक का नाम जो है, मतलब एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इस पाठ के लेखक का नाम क्या है और इस पाठ के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, अब जो सांवले सपनों की याद है उसके लेखक का नाम क्या है, श्री जाबिर हुसैन। ठीक है, तो ये था इसके लेखक का नाम। तो इसके मतलब जो इनके लेखक है श्री जाबिर हुसैन, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो श्री जाबिर हुसैन हिंदी के प्रमुख गद्यकारों में गिने जाते हैं। जो श्री जाबिर हुसैन है वो हिंदी के प्रमुख गद्यकारों में गिने जाते हैं। हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं पर भी उनका महत्वपूर्ण अधिकार है। मतलब हिंदी के अतिरिक्त जितना हिंदी पर उनका अधिकार है उतना ही उर्दू और अंग्रेजी पर उनका अधिकार है। उनका जन्म बिहार राज्य के जिला नलदा को नोहारी राजगीर नामक गांव के सन 1945 में हुआ था। जो उनका जन्म है वो बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार के कौन से जिले में हुआ था, लंदा। ठीक है, और नोनी राजगीर नामक गांव में हुआ वो नामक गांव में सन 1945 को हुआ था। कब हुआ था, 1945। तो ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जाबिर हुसैन या इस लेखक के नाम, वो इस लेखक का जन्म कब हुआ था। तो उस मतलब श्री जाबिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1945 को। ठीक है, तो उनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। जो उनकी आरंभिक शुरुआत की शिक्षा है वो कहाँ हुई थी, गांव की पाठशाला में। ठीक है, जाबिर हुसैन मेधावी छात्र थे। जो जाबिर हुसैन थे वो मेधावी छात्र थे। उन्होंने इनकी रुचि अध्यापक कार्य के साथ साथ साहित्य एवं राजनीति में भी रही। जो इनकी रुचि है वो अध्यापक कार्य के साथ साथ राजनीति में भी रही थी। यही कारण है कि और एक ओर से ये लेखन की धनी बने रहे और दूसरी ओर इनकी राजनीति भी ख्याति प्राप्त की। मतलब यही कारण था, उनकी रुचि राजनीति में भी थी, इसलिए यही कारण था कि वह राजनीति भी थे और लेखन के धनी भी थे। ठीक है, सन 1977 में मुंगरे में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचन हुए तथा मंत्री बने। जो बिहार था सन 77 में मुंगरे से बिहार, जो मुंगरा था वहां से बिहार विधानसभा के सदस्य हैं निर्वाचित हुए। ठीक है, चुने गए तथा मंत्री बने। ठीक है, सन 1995 में बिहार विधान परिषद की सभापति बने। फिर 1995 को वही विधान परिषद के सभापति बने। तो ये इनका बारे में था थोड़ा कि इनकी मृत्यु कब हुई और उन्हें कहाँ रुचि थी और उनका जन्म कहाँ हुआ था। अब जो पाठ है उसको शुरू करते हैं। तो लेखक ने ये जो पाठ है थोड़ा मतलब एक सलीम अली नाम के मनुष्य आदमी थे, उनकी मृत्यु के पश्चात लिखा था। जैसे कि यहाँ पे लाइन है, प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के मृत्यु के तुरंत पश्चात डायरी शैली में लिखा गया उनका संचरण है। मैंने बताया था कि जो ये पाठ है उन वहीं पे लिखा गया है। ठीक है, लेखक को सलीम अली की मृत्यु के समाचार से बहुत दुख हुआ था। जो लेखक था लेखक को सलीम अली की मृत्यु थी उसके समाचार से बहुत दुख हुआ था। ठीक है, अपनी उसी मनोस्थिति में ही उन्होंने यह संचरण लिखा था। उसी मनोस्थिति उसमें सोच में उन्होंने यह संचरण लिखा था, जिसमें सलीम अली के महान व्यक्तित्व की विधि पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। मतलब जिन्होंने सलीम अली के महान व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला और थोड़ा पक्षियों के ऊपर भी प्रकाश डाला है। जो सलीम अली थे वो पक्षी प्रेमी थे। ठीक है, लेखक का कथन है कि सलीम अली एक महान पक्षी वैज्ञानिक थे। जैसे कि मैंने बताया, जो लेखक का जो कथन है उन्होंने बताया है कि जो सलीम अली है वो क्या थे, महान पक्षी वैज्ञानिक थे। मौत एक निश्चित कटु है। जो मौत है एक निश्चित, मतलब मौत तो आनी ही है और कटु मतलब
कड़वा मतलब कड़वा सच है। यह सुंदर दिखाई देने वाला संसार सांवले सपने का एक समूह लिए हुए सदैव मृत्यु की मौनवादी और की ओर बढ़ता रहता है। ये जो सुंदर संसार है, दिखाई देने वाला संसार है, अपने सांवले सपनों को एक समूह लिए मृत्यु के मौन, जो मृत्यु है उधर की तरफ बढ़ता रहता है। उनको कोई रोक टोक सके, उनको कोई रोक टोक सके, ठीक है, यह असंभव है, मतलब उनको कोई रोक टोक नहीं सकता, ठीक है। अर्थात सांसारिक जीवन नश्वर है, जो सांसारिक जीवन है वो खराब है। यह एक काटू सत्य है, मतलब यह जो है एक काटू सत्य है, कड़वा सच है, नश्वर है, मतलब जो सांसारिक जीवन है वो नश्वर है और ये एक काटू सत्य है। सलीम अली इस समूह में सबसे आगे थे, जो सलीम अली थे इस समूह में मतलब जो समूह लेते चले जा रहा था इसमें सबसे आगे थे, जैसे सलीम अली थे। वे सैलानियों की भांति अपने लंबे जीवन सफर के अनेक अनुभवों का बोझ उठाए हुए फिरते थे। जो वो थे सैलानियों की भांति अपने लंबे जीवन सफर थे उनके अनेक अनुभवों का बोझ उठाए फिरते थे। उनका जो मतलब इतना जीवन था, उनके जो अनुभव थे उनका बोझ उठाए फिरते थे। उनकी यही अंतिम यात्रा अन्य यात्राओं से अनोखी थी, जो उनकी यह यात्रा थी उनसे बहुत अनोखी थी, ठीक है। क्योंकि वे इस यात्रा से कभी वापस नहीं लौटे थे। वो किस तरफ चल पड़े थे? मौत के द्वार की ओर। इसलिए वो थे जो वो कभी भी, इसलिए उनके लिए यह यात्रा बड़ी ही अनोखी थी। क्यों? क्योंकि वो यात्रा कभी वापस नहीं लौटे। उस यात्रा से कभी जो सलीम अली थे वो वापस नहीं लौटे थे। वह वन पक्षी के भांति अपना अंतिम गीत गाकर मनो प्रकृति की गोद में जा बसे हो। मतलब जो सलीम अली थे वो वन प्रकृति की भांति अपना गीत गाकर, जैसे पक्षी अपना गीत गाकर मर जाते हैं, मतलब गीत गाते गाते मर जाते हैं, उसी प्रकार ये भी सलीम अली भी वन पक्षी की भांति अपना अंतिम गीत गाकर मनोविज्ञानिक की प्राप्ति गोद में जा बसे। उन्होंने कोई अपने दिल की धड़कन देकर भी वापस नहीं बुला सकता था। जो वो कोई भी जो उनसे वो करता था, प्रेम करता था, वो अपने दिल की धड़कन देकर भी उन्हें वापस नहीं ला सकता था, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है और मृत्यु आने के बाद जो व्यक्ति है वो वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो उनसे प्रेम करता है वो उन्हें अपनी दिल की धड़कन भी देकर वापस नहीं ला सकता था, ठीक है। लेखक का कथन है कि कोई सोए हुए पक्षी अर्थात मृतक व्यक्ति को कोई पुनः जीवित नहीं करना चाहता। यहाँ पे करना चाहता है की जगह आएगा करना चाहता, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो किसी सोए हुए पक्षी और मृत व्यक्ति को पुनः जीवित नहीं करना चाहता, ठीक है। स्वयं सलीम अली ने वर्ष पूर्व लेखक को बताया था कि सभी लोग पक्षियों को आदमी की दृष्टि से देखते हैं। जो सभी लोग हैं स्वयं सलीम अली थे जो वो अपने, मतलब ये जो लेखक है इनको बताया था कि जो सभी लोग हैं वो पक्षियों का आदमी की दृष्टि से देखते हैं। यह उनकी भूल है, ये जो है कि वह पक्षी को आदमी की दृष्टि से देखते हैं, यह उनकी भूल है, ठीक है। हमें पक्षियों को उनकी दृष्टि से ही देखना चाहिए। जो हम हैं हमें पक्षियों को उनकी ही दृष्टि से देखना चाहिए, ठीक है। इतना ही नहीं, आदमी तो सदा प्रकृति को भी अपनी ही दृष्टि से देखना चाहता है। जो ये आदमी है, मतलब मनुष्य है, वो सदा प्रकृति को भी अपनी ही दृष्टि से देखना चाहता है। किंतु सलीम अली ऐसा नहीं सोचते थे। जो सलीम अली थे वैसा नहीं सोचते थे, वह भी पक्षियों को पक्षी की दृष्टि से ही देखते थे और प्रकृति को प्रकृति की दृष्टि से ही देखते थे, ना कि एक मानव की दृष्टि से देखते थे। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो सलीम अली थे ऐसा नहीं सोचते थे। वे अपने कानों से पक्षियों की मधुर ध्वनि रूपी संगीत सुनकर हृदय में एक रोमांच अनुभव करते थे। जो ये थे श्री सलीम अली, पक्षियों के मधुर ध्वनि रूप संगीत सुनकर अपने हृदय में रोमांच अनुभव करते थे, ठीक है।
अपने हृदय को खुश करते थे। वस्तुत ऐसा ही व्यक्ति का नाम सलीम अली था। जो ऐसा ही व्यक्ति था, जो इस प्रकार का व्यक्ति था, इसी का नाम जो था वो क्या था, सलीम अली था। ठीक है। फिर आगे लेखक ने बताया है, लेखक श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं का संचरण करता है। जो लेखक है उन श्री कृष्ण की वो लीलाओं और जीवन का संचरण मतलब उनके बारे में बताता है कि ना जाने कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी शरारतों से वहां के लोगों का मन मोह लिया था। जो लेखक है वो बताता है कि ना जाने कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी शरारतों से वहां के लोगों का मन मोह लिया। ठीक है। माखन चुराकर तथा अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबके मन का बांध लिया। मतलब माखन चुराकर और अपनी जो बांसुरी है उनसे उनकी ध्वनि निकाल उससे बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबका जो मन था अपने बांध लिया था। ठीक है। कब वे पेड़ की गहन छांव में विश्राम करते थे। वो लेखक कह रहा है कि कब वो पेड़ के गहन छांव में विश्राम करते थे। ठीक है। कब संपूर्ण वृंदावन उनकी बांसुरी की ध्वनि से संगीतमय हो गया था। जो वृंदावन था कब उनकी बांसुरी थी जो उनकी ध्वनि से संगीतमय हो गया था। ठीक है। आज भी वृंदावन में यमुना का सांवला पानी उन सब घटनाओं की याद दिला देता है जो अब आज भी आज के युग में भी जो वृंदावन का यमुना का पानी है वृंदावन में वो उन्हीं घटनाओं को याद दिला देता है। ऐसा लगता है कि कोई मधुर ध्वनि कानों में सुनाई देगी और कदम एक एक रुक जाएंगे। मतलब ऐसा लगता है वृंदावन के यमुना के पास जाकर कि वो कानों में एक मधुर सी ध्वनि सुनाई देगी और जो कदम है वो एकाएक रुक जाएंगे, एकदम से रुक जाएंगे। वाटिका का माली जब सूरज ढलने के लानियों को निर्देश देता है तो लगता है कि कहीं से वे आ जाएंगे और वाटिका का संपूर्ण वातावरण बांसुरी की संगीत से गूंज उठेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि वो जब वाटिका का जो माली है वो शैलियों के निर्देश देता है, वो शैलियों को पानी देता है सूरज ढलने के समय, तो उन्हें लगता है तो उसे लगता है कि कहाँ से वो जो श्री कृष्ण है वो आएंगे और वाटिका का संपूर्ण वातावरण बांसुरी के संगीत से गूंज उठाएंगे। ठीक है। लेखक पुनः बताता है कि सलीम अली एक दुबले पतले व्यक्ति थे। जो सलीम अली है वो एक दुबले पतले व्यक्ति थे। आगे बताता है वो सलीम अली के बारे में कि वो जो थे क्या थे, पतले दुबले व्यक्ति थे। क्यों? उनकी आयु 100 वर्ष होने में थोड़ी सी कमी रह गई। मतलब जो सलीम अली है उनकी जो आयु है 100 वर्ष होने में थोड़ी सी कमी रह गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। संभव है कि लंबी लंबी यात्रा ने ही उनके शरीर को दुर्बल बना दिया। मतलब जो यात्रा करते थे लंबी लंबी उसने ही उन्हें क्या बना दिया था, दुर्बल बना दिया था, उनके शरीर को कमजोर कर दिया था तथा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी होगी। मतलब जो कैंसर जैसी बीमारी है उनकी मृत्यु का कारण बनी हो। वो लेखक वो कर रहा है कि वो बनी हो, जो कैंसर है उनकी मृत्यु का कारण बनी हो। किंतु मृत्यु भी अंतिम समय तक उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन सकी। जो मृत्यु थी वो आखिरी समय तक, जो जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तब तक उनकी जो आंखों की रोशनी है वो नहीं छीन सकी, जो मृत्यु थी। ठीक है। जो सदा पक्षियों के सेवा में समर्पित रहती थी। जो आंखों की रोशनी है वो सदा ही पक्षियों के जो वो सेवा में समर्पित रहती थी। उनके समान पक्षियों को देखने वाला संसार भर में दूसरा कोई नहीं था। उसके समान मतलब जो जिस तरह से सलीम अली पक्षियों को देखते थे, मतलब अपने मन की आंखों से देखते थे कि वो पूरे संसार भर में ऐसा कोई नहीं था, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं था सलीम अली की तरह पक्षियों के बारे में सोचने वाला। एकांत के क्षणों में वे बिना दूरबीन के ही पक्षियों को निहार करते थे। एकांत के समय, रात के समय एकांत के समय जब शांति होती है तब जो सलीम अली है क्षण भर में ही बिना दूरबीन के पक्षियों को निहारा करते थे। क्षितिज को भी छूने वाली उनकी तीव्र दृष्टि में प्रकृति को भी अपने घेरे में बांध लेने का जादू था। जो उनमें है क्षितिज में, उसे भी छूने वाली उनकी त्रिविध हवा में भी उनके छूने वाली उनकी त्रिविध दृष्टि में भी प्रकृति को भी अपने घेरे में बांध लिया था। उन्होंने अपने उससे
भावनाओं से जो प्रकृति है उसको भी बांध लिया, अपने जादू में बांध लिया था। ठीक है, वे प्रभावित होने की अपेक्षा प्रकृति को ही प्रभावित करने वाले प्रभावशील व्यक्तित्व के धनी थे। जो वो है प्रकृति से प्रभावित होने की बजाय प्रकृति को ही अपने प्रभावशील में बना लेते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे उसके व्यक्ति थे। उनके लिए प्रकृति एक रहस्यमय दूर तक फैली हुई दुनिया थी। जो सलीम अली के लिए जो प्रकृति है वो दूर तक फैली हुई रहस्यमय दुनिया थी। उन्होंने बड़े प्रयास से यह दुनिया अपने लिए बनाई थी। जो वे थे उन्होंने अपने बड़े प्रयास से ये जो दुनिया थी उनके लिए मतलब अपने लिए बनाई थी। इस दुनिया के निर्माण में उनकी पत्नी तहमीना का बहुत बड़ा सहयोग था। मतलब जो उन्होंने ये दुनिया बनाई थी प्रकृति को देखने के लिए एक तरह अपने मन में, तो उस दुनिया में जो इसकी पत्नी है तहमीना का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो सलीम अली ने अपने अनुभव के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल के सलेट वैली पर्यावरण को बचाने का सुझाव रखा था। जो सलीम अली है उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की सोशलिस्ट वैली पर्यावरण को बचाने का सुझाव रखा था। ठीक है, उसे सुनकर प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई थी। जो उन्होंने सलीम अली ने बातें की थी प्रकृति के बारे में, उसे सुनकर जो वो चौधरी चरण सिंह है प्रधानमंत्री, उनकी भी आंखें जो थी क्या हो गई थी, नम हो गई थी। ठीक है, सलीम अली की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई नहीं था जो सऊदी माटी पर फसल की रक्षा कर एक नए भारत का निर्माण करके और हिमालय व लद्दाख जैसी बर्फीली जमीन रहने वाले पक्षियों की सुरक्षा की वकालत करे। मतलब क्या लेखक कह रहा है कि वो पश्चात जो सलीम अली थी, वो सलीम अली था, उसकी मृत्यु के पश्चात ऐसा संसार में कोई भी नहीं हुआ जो सऊदी माटी पर फसल की रक्षा करे। ठीक है, नए भारत का निर्माण करे, हिमालय व लद्दाख जैसी बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षियों की वकालत करे। जो लद्दाख और हिमालय जैसे बर्फीले पक्षी, मतलब वहां पे रहने वाले बर्फीले पक्षी हैं, वहां पे रहने वाले पक्षी हैं, उनकी सुरक्षा की वकालत करे। ठीक है, जैसे कि सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के लिए की थी केरल में, मतलब वो आने राजस्थान से हुआ, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो पक्षियों की वकालत करे। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम भी फॉल ऑफ ए सैम्पोरो रख दिया। जो सलीम अली थे उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी क्या रख दिया था, फॉल ऑफ ए सैम्पोरो रखा था है। उन्होंने D.H. लार्से के जीवन का उदाहरण देते हुए बताया है कि आदमी को आदमी की अपेक्षा प्राकृतिक उत्पादन पक्षी पशु और भाली भांति पहचान लेता है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने उदाहरण के साथ देते हुए बताया है कि श्री सलीम अली ने लार्से ने बताया है कि आदमी को आदमी की अपेक्षा, जो आदमी है उसको आदमी की अपेक्षा प्राकृतिक उत्पाद पशु पक्षी जल्दी जान लेते हैं, भली भांति जान लेते हैं, अच्छी तरह से जान लेते हैं। लार्से की पत्नी, जो लार्से था वो भी एक बड़ा प्राकृतिक प्रेमी था। ठीक है, उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति को मुझसे कहीं अधिक हमारी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। मतलब जो लार्से है उसकी पत्नी कह रही थी कि जो मुझसे ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा, जैसे कि मैंने बताया वो क्या थे, प्राकृतिक प्रेमी थे, तो वो कह रही थी कि मुझसे भी ज्यादा जो है मेरी छत पे बैठने वाली जो गौरैया है वह मेरे से भी ज्यादा उनके बारे में जानती है। ठीक है, सलीम अली ने पक्षी के प्रति प्रेम रखने और पशु वैज्ञानिक बनाने के इस रहस्यमय को खोलते हुए बताया है कि बचपन में उन्हें एयरगन से नीलकंठ की गौरैया की मृत्यु हो ही इसका कारण है। मतलब वो कह रहे हैं कि इतने बड़े प्राकृतिक प्रेमी वो इस वजह से बने। एक दिन वह अपने बचपन में एक दिन वह एयरगन से खेल रहे थे, तो उस एयरगन से एक गौरैया चिड़िया घायल हो गई। ठीक है, गौरैया जो है उसको चिड़िया हम कह सकते हैं। ठीक है, वो घायल होगी, तो उसी वजह से उनका जो मन था एक व्याकुल उठा था, व्याकुल बेचैन सा हो उठा था। तो उसने जो गौरैया उसकी मदद की, फिर उसको उनको सलीम अली को उसमें रुचि आने लगी। फिर वही कारण था कि जो सलीम अली प्राकृतिक प्रेमी बने हैं, तो यही कारण था गौरैया के पीछे ही। तो वही उन्होंने बताया है कि मेरे बचपन में ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए मैं इतना बड़ा प्राकृतिक प्रेमी बना। वह गौरैया ही उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती है। जो गौरैया थी घायल हुई थी, तो उसी से उनमें रुचि आने लगी थी, तो वही है जो नए नए रास्तों की ओर रास्तों की ओर ले जाती थी रही थे। वे जीवन की ऊंचाइयों को सदा छूने का
प्रयत्न करते हैं। जो वो सलीम अली थे वे ऊंचाइयों, जीवन की ऊंचाइयों को सदा छूने का क्या करते थे, प्रयत्न करने रहते थे। उन्होंने सदा ही साधारण और निष्पक्ष भाव से जीवन जिया है। जो उन्होंने अपना जीवन जिया है बड़ा ही साधारण और निष्पक्ष जीवन जिया है। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में सागर के समान विशाल और अथाह व्यक्तित्व वाले इंसान थे। जो सलीम अली थे एक सागर के समान विशाल और अथाह व्यक्तित्व वाले इंसान थे, ठीक है, बड़े ही दिल वाले इंसान थे। जो उन्होंने भली भांति जानता है और उसे समझता है, उन्होंने उनके मरने पर भी यही अनुभव करेगा कि वह अपनी दूरबीन को लटकाए और पक्षियों की नई खोज के साथ बस आते ही होंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि जो उन्हें अच्छी तरह जानता था ना, वो कहेगा कि ना, वो अनुभव करेगा कि वह अपनी दूरबीन से कहीं पक्षी ढूंढ रहे होंगे, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे, ठीक है। किंतु मरा हुआ व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आता। जो मरा हुआ व्यक्ति होता है वो लौट कर नहीं आता, ठीक है। पर जो उनके चाहने वाले थे, ठीक है, और वह ऐसा अनुभव करेंगे कि वह कहीं दूरबीन लेकर पक्षियों की खोज में निकले होंगे, वह थोड़ी देर में आते ही होंगे। पर जो मरा हुआ व्यक्ति होता है वो कभी नहीं आता है, ठीक है। तो यही था सांवले सपनों की याद। इसमें हम मतलब इसमें सलीम, जो लेखक है उसने सलीम अली की मृत्यु के पश्चात होने वाले दुख और सलीम अली कितने अच्छे व्यक्ति थे और उनकी जो भाव है और प्रकृति के प्रति भाव है और पक्षियों के प्रति प्रेम है उसके बारे में बताया। और थोड़ा सा मतलब वृंदावन और कृष्ण, वो श्री कृष्ण के बारे में भी बताया है। तो ये था सांवले सपनों की याद। तो इसके लेखक का नाम क्या था वो मैंने आपको बता दिया, और इनका जन्म 1945 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।